ओके, नमस्कार मित्रों। तो आप सबका फिर से स्वागत है एक्ट एंड सर्कुलर के यूट्यूब चैनल पे। एक्ट एंड सर्कुलर में हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉय प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो ये ईपीएफ एक्ट 1952 का रहेगा पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 ऑफ ईपीएफ एक्ट 1952, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 7 में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम। तो इस सेक्शन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया होगा कि एम्प्लॉयर जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है ये कैसे डिपॉजिट करता है, किस एक्ट के अंतर्गत ये कंट्रीब्यूशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो इसके अलावा ईपीएफओ एम्प्लॉयर का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने कुछ फॉल्टी या फिर अनएथिकल काम किए तो किस सेक्शन के अंतर्गत ईपीएफओ एम्प्लॉयर को इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम। सेक्शन 7A और 7B इट्स सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 7। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 7A जो रहता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर रहती है कि वो ईपीएफ स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम और ईडीएलआई स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो मॉडिफाई कर सकता है। जो जैसे मॉडिफिकेशन रूल रहेगा, या फिर बेनिफिट रिवाइज करने का काम रहेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो रहेगा, या फिर ईपीएफ की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करने का काम, जो ये सब कुछ जो है वो सेक्शन 7 में दर्ज किए गए हैं। इसको अगर ये सब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में ये कर सकता है। इसके अलावा अगर ये जो नोटिफिकेशन रहेगा ये लागू अगर उसके पहले भी हो सकता है, या फिर ये जो नोटिफिकेशन के बाद भी ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो सकते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने जून या फिर जुलाई में नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में कुछ चेंजेस के लिए अप्लाई किया होगा, तो वो जो अगर वो स्पेसिफिक डेट मेंशन करेंगे तो वो पहले से भी, यानी कि जनवरी फरवरी से भी वो लागू हो सकते हैं, या फिर उसके बाद जो भी रहेगा उसके बाद भी वो लागू करेंगे। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन रहेगा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज पार्लियामेंट में प्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद वो जो भी मॉडिफिकेशन रहेगा, या फिर रिजेक्ट करना रहेगा, या फिर अप्रूव रहेगा, वो सब कुछ पार्लियामेंट के अंडर चला जाएगा। और अगर पार्लियामेंट ने उसको लागू कर दिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ से वो लीगली वैलिड रहेगा, या फिर जहाँ से पहले से भी रहेगा वो रहेगा, लागू रहेगा। ओके, तो ये सभी जो चीज़ें रहेंगी वो सेक्शन 7 में हमें बताया गया है। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम ये यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 7A, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ईपीएफ एक्ट 1952 का। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो तो ईपीएफओ जो ऑफिसर अथॉरिटी रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन का जो भी काम रहेगा ये सेक्शन 7A के अंतर्गत वो कर सकता है ईपीएफओ एम्प्लॉयर की। ओके, ओके, तो अंडर सेक्शन 7A ईपीएफओ ऑफिसर कैन डिसाइड टू मेजर इश्यूज। ओके, तो सेक्शन 7A के अंतर्गत जो दो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो रहेंगे वो रहेंगे कि ईपीएफ एक्ट कौन से एस्टेब्लिशमेंट में लागू करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा कि वो अगर कोई एक आधी एस्टेब्लिशमेंट रहेगी तो उस एस्टेब्लिशमेंट ईपीएफ एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा, ये सेक्शन 7A के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना रहेगा उस स्पेसिफिक सर्टन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ये सभी वो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, ये सभी जो चीज़ें हमें बताती है वो सेक्शन 7A में रहती है। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लेन करता है, या फिर इंस्पेक्शन या फिर एम्प्लॉयर का इंस्पेक्शन रहेगा रिलेटेड नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स, या फिर कंट्रीब्यूशन का जो भी रिकॉर्ड हमें मंगाना होगा, ये भी सब कुछ देखने का काम सेक्शन 7A के द्वारा किया जाता है। ईपीएफ एक्ट 1952 में सेक्शन 7A के द्वारा ये सभी देखा जाता है। ओके,
ओके, तो सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि ये सेक्शन 7A जो रहेगा, ये एक्ट इस सेक्शन 7A के अंतर्गत अगर कोई इंक्वायरी रहेगी वो तो लागू कर सकते हैं, लेकिन ये लागू कौन करेगा? तो सेक्शन 7A के अंतर्गत जो भी इंक्वायरी रहेगी ये रहेगी लागू करने का अथॉरिटी रहेगी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर CPFC के पास रहेगी। इसके अलावा एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर रीजनल RPFC रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये लोग जो है ये हायर अथॉरिटी सेक्शन 7A किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में लागू कर सकती है। ओके, और अगर ओके ओके और अगर सेक्शन 7A किसी एस्टेब्लिशमेंट में अगर लागू हो गया तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंक्वायर कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 7A अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में लागू हो गया या फिर इससे लगा चालू हो गया इंक्वायरी के लिए, तो ये पूरी इंक्वायरी ऑलमोस्ट एक सिविल कोड की तरह सिविल कोड की तरह पूरा काम करता है। तो इसमें लोगों की पूछताछ की जाती है। इसके अलावा जो विटनेस रहेंगे उनको उनको शपथ के द्वारा उनसे बातचीत की जाती है। इसके अलावा सैलरी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो भी मंगाते हैं। इसके अलावा जो अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा ये भी हम मंगा सकते हैं। या फिर वेजेस जो रिकॉर्ड बेसिक वेजेस जो रहेंगे एक पर्सन के, वो भी मंगाते हैं। इसके अलावा जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो वो मंगा के उसका एफिडेविट वगैरह बना के एविडेंस को पूरा एफिडेविट बना के उसको प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो ये सभी काम जो है सेक्शन 7A लागू करने के बाद एक जो हायर अथॉरिटी है तो एम्प्लॉयर से मंगा सकते हैं। ये एक्ट ऑफ ये रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि सेक्शन 7A लागू हो गया तो फिर एम्प्लॉयर के पास कोई प्रावधान नहीं है या फिर वो कुछ कर नहीं सकते। तो सेक्शन 7A के अंतर्गत अगर एम्प्लॉयर के पास भी ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एम्प्लॉयर के जो फंडामेंटल जो काम है वो सेफगार्ड करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके ओके, तो सेक्शन 7A में ऐसा नहीं कि ऑफिसर जो है जो डायरेक्टली कुछ विदाउट एनी प्रॉपर टाइम दिए हुए एम्प्लॉयर को विदाउट प्रॉपर टाइमिंग के अलावा अपना रूल पास कर सकता है। एम्प्लॉयर को भी इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि वो अपना पक्ष रख सकता है, वो से आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर जो प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है या फिर नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहा है या फिर हियरिंग अटेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में EPFO या फिर जो इंस्पेक्शन करने वाली अथॉरिटी है वो एक ऑर्डर भी पास कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कि एम्प्लॉयर अगर कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो EPFO के पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कि वो ऑर्डर नहीं पास कर सके। अगर एम्प्लॉयर है तो ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर नहीं है या फिर अगर एम्प्लॉयर नहीं भी है तो भी ये अगर उसके पास जो भी उसके पास एविडेंस है ऑन दैट बेसिस वो ऑर्डर पास कर सकता है। अगर इसके अलावा अगर जो भी ऑर्डर EPFO के द्वारा पास किया गया है तो इस ऑर्डर को भी एम्प्लॉयर चैलेंज कर सकता है। तो EPF एक्ट के अंतर्गत ये भी प्रावधान उसे एम्प्लॉयर को दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बस ऑर्डर पास होने के बाद वो डायरेक्ट ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर को ऑर्डर होने के बाद नहीं कि वो पास होने के बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयर उसे चैलेंज कर सकता है अगर वो विदिन 3 मंथ्स मतलब ऑर्डर विदिन 3 मंथ्स मतलब ऑर्डर पास होने के 3 महीने के भीतर अगर वो प्रॉपरली क्या बोलते हैं नोटिस का जवाब देता है कि फॉर सर्टन रीज़न आई एम नॉट एबल टू
प्रेजेंट एट हियरिंग और जो भी है उसने अगर वो प्रॉपरली बता दिया है तो फिर वो और अगर तो फिर अगर बता दिया है और ऑफिसर वो सेटिस्फाई आंसर लग गया है तो वो ऑर्डर एट दिस टाइम वो कैंसिल हो सकता है। तो ये भी वहाँ पे एक प्रावधान है। और उसके बाद फिर से और उसके बाद फिर से वो पूरा और उसके बाद फिर से वो पूरी इंक्वायरी फिर से चालू हो सकती है। ओके, तो ये सभी जो है ये सभी चीज़ें सेक्शन 7 ए में बताई गई है। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 बी, रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 7 ए। ओके, तो तो हम देखते हैं सेक्शन 7 बी। तो सेक्शन 7 बी रहेगा रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास अंडर द सेक्शन 7 ए। तो सेक्शन 7 ए में हमने देख लिया कि ऑर्डर कैसे पास किया जाता है और वो इंक्वायरी वगैरह कैसे की जाती है इंक्वायरी में, अगर तो इंक्वायरी में क्या कैसे कैसे फाइंडिंग्स किए जाते हैं और ऑर्डर कैसे पास किया जाता है, ये सभी रिलेटेड रहेगा सेक्शन 7 ए। और सेक्शन 7 बी में रहेगा जो भी सेक्शन 7 ए में जो हमने ऑर्डर पास किया है उसका रिव्यू। अगर सेक्शन 7 बी हम कब लागू करते हैं, अगर हमारे पास ऐसे सेक्शन 7 ए में जो अगर कोई ऑर्डर पास किया है और अगर वो ऑर्डर पास होने के बाद हमें ऐसे कुछ अदर इम्पोर्टेंट एविडेंस अगर हमें मिलते हैं तो इस ऑन दैट बेसिस जो ऑफिसर रहेगा वो सेक्शन 7 बी में वो उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तो उस ऑफिसर के पास वो एक पावर रहती है कि वो ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू करने के लिए कौन सी चीज़ें रहती है वो हम देखते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट कुछ नया या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट एविडेंस अगर हम कुछ न्यू या फिर कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस अगर डिस्कवर किया जाता है तो 7 बी रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंट में अगर कोई फॉल्स रिकॉर्ड मिलते हैं तो इस रिलेटेड में भी हम रिव्यू ऑफ ऑर्डर सेक्शन भी अगर उसकी फाइंडिंग होती है तो हम उसका ऑर्डर को हम फिर से रिव्यू में डाल सकते हैं। या फिर कोई एक लीगल रीज़न हुआ सफिशेंट, कोई भी और ज़्यादा लीगल रीज़न हुआ तो हम सेक्शन 7 बी में उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सभी तो उस ऑर्डर को रिव्यू करने की जो पूरा पावर है वो उस ऑफिसर के पास होता है। तो उस ऑर्डर का रिव्यू में डालने के बाद उस ऑर्डर को रिव्यू में डालने के बाद क्या होता है तो ये भी सेक्शन 7 बी में बताया गया है। तो उसमें वो ऑफिसर फिर से वो जो ऑर्डर रहेगा उसको फिर से चेक करेगा और उसमें जो भी फाइंडिंग्स है वो फिर से उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। ओके, और अगर वो उसको पता चला कि उसमें वो कुछ मिसमैचिंग डाटा है या फिर गलत डाटा है तो उसको वो उस सेक्शन 7 बी के अंदर रिव्यू में डाल देगा या फिर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा अगर वो रिव्यू ऑफ ऑर्डर में अगर उस फाइंडिंग गलत लिखी है तो। ओके, इसके अलावा इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपील का। तो पहले तो सेक्शन 7 ए में हमने देख लिया कि सेक्शन 7 में एक एम्प्लॉयर में सेक्शन 7 ए में हमने देख लिया कि एक ऑर्डर वगैरह पास करेंगे, एम्प्लॉयर से पूरा इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे, जो भी है फाइंडिंग्स रहेंगी उसके अंडर एक ऑर्डर पास किया। और सेक्शन 7 बी में वो ऑर्डर पास करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो पास हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो उसको सेक्शन 7 बी में रिव्यू करेंगे ठीक है। अगर इनके सेक्शन 7 बी में रिव्यू करने के बाद भी कुछ फाइंडिंग नहीं हुई तो वो ऑर्डर पास हो जाएगा जो ऑर्डर हम सेक्शन 7 ए में दिया है। तो ये ऑर्डर ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता। तो सेक्शन सेवन में एम्प्लॉयर के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है या फिर उसके पास भी वो पावर है कि वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। ओके, तो ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर हैज़ अ पावर टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 7 ए। तो यही पूरा सेक्शन 7 ओके, तो यही पूरा सेक्शन 7 ए एंड 7 बी रिलेटेड है। दैट इज 7 ए दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सीव, 7 ए ऑर्डर related to order, and 7 बी रिव्यू ऑफ ऑर्डर। ओके,
तो हम शॉर्ट में हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 7 है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम को पूरा मॉडिफाई करने का पावर सेक्शन 7 में है। इसके वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू ये पूरा चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद उसे पार्लियामेंट में पारित करना पड़ता है विदिन 30 डेज जो भी है। उसके बाद सेक्शन 7A जो रहेगा तो ईपीएफओ के पास एक पावर है कि ये जो एक्ट है ये किस एस्टेब्लिशमेंट में लागू करेंगे, या और इसके अलावा एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया है या भरा हुआ है तो प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा है, या फिर उसका प्रॉपर उसके पास रिकॉर्ड है कि नहीं, ये पूरा इंक्वायरी करने का पावर जो है वो सेक्शन 7A में ईपीएफओ को दिया गया है। ये जो पूरी इंक्वायरी रहेगी एक सेक्शन 7A के अंतर्गत जो भी पूरी इंक्वायरी एम्प्लॉयर में लगेगी वो पूरी सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी। इसमें विटनेसेस को बुलाया जाएगा, उसमें रिकॉर्ड्स मंगाए जाएंगे, ऑडिट किया जाएगा। ओके, तो ये पूरा हमने पढ़ा सेक्शन 7A में। ओके, और सेक्शन 7B में हमने पढ़ा रिव्यू ऑफ ऑर्डर। तो अगर ये जो है पूरा इंक्वायरी होने के बाद जो ऑफिसर रहेगा, जो भी ऑफिसर रहेगा ये जो जिसने भी ये ऑर्डर पास किया है, तो इस ऑफिसर ने पास किए हुए ऑर्डर को फिर से रिव्यू करने की जो पावर है ये सेक्शन 7B में ईपीएफ एक्ट में उसी ऑफिसर के पास रहेगी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स या फिर ऐसा कुछ टाइम पीरियड है, उसके बाद वो ऑर्डर रिव्यू नहीं कर सकता है। ओके, और सेक्शन 7B में एम्प्लॉयर के पास भी ये प्रावधान है कि वो जो भी ऑर्डर ईपीएफओ के द्वारा पास किया गया है उसमें वो अपील कर सकता है, अगर उसे लग रहा है कि इसमें उसके साथ कुछ उसके प्रॉपर फाइंडिंग्स को प्रॉपर दिखाया नहीं गया है, या फिर उसके साथ कोई अन्याय किया गया होगा। तो ये सभी चीज़ें हमने ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी सेक्शन 7 में 7A एंड 7B में। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7C एंड उसके आगे के। ओके, थैंक यू वेरी मच।